हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है उसके अंदर अगला टॉपिक है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। की आज़ादी के समय जो खेती कृषि क्षेत्र था वो कैसा था, उसकी कंडीशन कैसी थी। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स अपने पास। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो का मतलब कम, तो प्रोडक्शन उत्पादन और उत्पादकता, इनका मतलब क्या होता है। देखो, प्रोडक्शन का तो मतलब हो गया जैसे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कुल उत्पादन टोटल। और जो प्रोडक्टिविटी है उसका मतलब है भूमि के प्रति हेक्टेयर में कितना उत्पादन है। इट मीन्स जैसे भूमि का जो मेजर करते हैं 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, तो प्रति हेक्टेयर में जो उत्पादन हो रहा है वो तो प्रोडक्टिविटी, और टोटल जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हो गया। ये दोनों ही काफ़ी कम थे आज़ादी के समय। प्रोडक्शन भी कम था और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता भी कम थी प्रति हेक्टेयर भूमि के हिसाब से। यदि हम डाटा की बात करके चले उदाहरण के हिसाब से, तो जो प्रोडक्टिविटी है जैसे गेहूं और चावल है ना, व्हीट और राइस, इन दोनों के बारे में 1947 का और 2017 का, तो उस समय था 660 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और जो चावल का था 665 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लेकिन वो 2017 में बढ़कर हो गया 3216 और 2550। मीन्स गेहूं का हो गया 3216 और चावल हो गया 2550। तो देखो काफ़ी डिफरेंसेस है 50-60 साल के अंदर। ऐसे ही जो प्रोडक्शन का है उनके भी डाटा दे रखे हैं, तो आपने बुक के अंदर से डाटा देखकर और उनका ये पॉइंट याद करना है। सेकंड पॉइंट है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। अनसर्टेन का मतलब निश्चित, अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता। तो अनिश्चितता की उच्च मात्रा, मतलब जो अनिश्चित बात थी, अनिश्चितता थी, वो बहुत हाई लेवल की थी, हाई डिग्री थी। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर अनिश्चितता अधिक थी, क्योंकि कारण था उसके पीछे कि जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो किस पर डिपेंड करती है, वर्षा के ऊपर। मीन्स अच्छी वर्षा हो गई तो फसल का उत्पादन जो प्रोडक्शन होगा क्रॉप्स का वो बहुत ज़्यादा होगा। वर्षा कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा। और कारण क्या है कि ब्रिटिश शासन में सिंचाई के लिए, मतलब इरिगेशन, सिंचाई के लिए कोई भी स्थायी साधनों का विकास नहीं किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कि भाई फसलों में जो पानी देना है उसका कोई साधन अच्छे किए जाएं। एक ये कारण भी रहा कि कृषि क्षेत्र की दशा कैसी थी। थर्ड पॉइंट है अपना डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। मतलब निर्वाह खेती, सबसिस्टेंस का मतलब जीवन निर्वाह के लिए फार्मिंग खेती, उसका प्रभुत्व कैसा था वो, कि अधिकतर कृषि जो है ना जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी। निर्वाह खेती का मतलब होता है जो जीवन जीने के लिए जरूरी हो जितना, बाजार बिक्री के लिए बहुत कम था, जिसके कारण क्या हो गया, पिछड़ापन, गरीबी, ये हावी हो गई भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। फोर्थ पॉइंट है अपना, ये अपना क्या है, गल्फ बिटवीन ऑनर्स एंड टिलर्स। ऑनर्स का मतलब उसके मालिक, जो सॉइल होते हैं अपनी भूमि उसके मालिक, स्वामी। टिलर्स तो उसके अंदर खेती बाड़ी करते किसान, कृषक। तो इनके बीच की ना गहरी खाई थी। कैसे थी वो, अंग्रेजों के समय कह रहा है कि इनके बीच में बहुत गहरी खाई थी। जो ओनर्स होता है, स्वामी, वो अपने उत्पादन के हिस्से को चाहता था, भाई मेरा प्रोडक्शन हाई लेवल का हो जाए, ठीक है, आय के रूप में, उनकी इनकम के रूप में अपने हिस्से को ज़्यादा चाहता था। और जो कृषक था, किसान था, उसके पास निर्वाह के लिए कुछ नहीं बचता था शेष। वो इतना ही खेती बाड़ी कर पाते थे कि भाई अपने सबसिस्टेंस, जीवन जिन निर्वाह के लिए ही हो जाए। तो उनके बीच में जो है ना डिफरेंस बढ़ता गया और गहरी खाई हो गई। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल, छोटे, फ्रेगमेंटेड, टुकड़ों में बटी होती थी वो, क्या, भूमि। फॉर एग्जाम्पल टुकड़ों में बटी होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 खेत हैं, 10 एकड़ भूमि है, तो 2 एकड़ कहीं है, 5 एकड़ कहीं है, 1 एकड़ कहीं है, मतलब टुकड़ों में बटे होना। तो उसके कारण क्या होता है, यदि खेती टुकड़ों में बटी होती है तो भूमि का बिखराव भी अधिक था, अर्थात थोड़ी सी भूमि का टुकड़ा कहीं, थोड़ी सी कहीं, थोड़ी सी कहीं पर। इस प्रकार का नुकसान क्या था कि जैसे अधिक लागत होती थी और उत्पादन हमेशा कम होता था। फिर लागत ज़्यादा होगी ना, तो एक ही जगह पर एक आदमी काम करे, एक ही काम के लिए बार बार जगह जगह जाना पड़े तो लागत बढ़ जाती थी हमारी। फिर अगला पॉइंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो लैंड रेवेन्यू, भूमि कर था, उसका सिस्टम क्या था। तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया,
ब्रिटिश राज ने भारत में अनोखी कृषि भूमिकर प्रणाली अपनाई, एक अजीब तरीके की त्रिकोणीय रूप का, ट्राइंगल, मतलब सरकार का, जमींदार का और स्वामी का और किसान का, जिसे जमींदारी प्रणाली कहते हैं, जमींदारी सिस्टम। इसकी विशेषता क्या थी कि जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी बनाया गया। जो जमींदार था वो सरकार को एक स्थायी कर दे देता था फिक्स रेट से, कि भाई सरकार को इतना टैक्स उसने देना है भूमि कर के रूप में, लैंड रेवेन्यू के रूप में। लेकिन जमींदार किसानों से मनमर्जी जो है ना वसूलते थे। वो अपनी मन की मर्जी से किसानों से कर वसूल करते थे, जिससे किसानों का शोषण हो गया, हाई रेट हो गई। हाई रेट के कारण क्या हो गया, किसानों की भाई उनको बेदखल कर दिया गया। किसानों की स्थिति भूमिहीन मजदूर जैसी हो गई, लैंडलेस, जो लेबर होता है लैंड जिसके पास ज़मीन ना हो अपनी, उसकी स्थिति जैसी हो गई, जिससे उनका कम रुझान हो गया खेती की तरफ। अब देखो जब नुकसान अपना हो रहा है तो उसकी तरफ एक्साइटेड तो हम कम होंगे, रुझान तो कम होगा हमारा। दूसरी ओर जमींदार जो है वो फिजूल खर्ची, मतलब लग्जरी लाइफ कर रही थी, उनके पास फ्री का मोटा पैसा आ रहा था। और जो कृषि सुधार के जो काम थे उनको पूर्ण रूप से भुलाया गया। तो ये था अपना कृषि क्षेत्र में आज़ादी के समय कृषि क्षेत्र की जो दशा है वो इन तीन जो पॉइंट्स अपने पास, ये 5-6 इनसे दर्शाई गई है। तो देखो पहले जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये 5 जो 4 पॉइंट हैं, ये तो क्या है, बैकवर्डनेस के हैं, बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन के। और पॉइंट नंबर 4, 6, 7 ये है स्टैग्नेशन के, मतलब वो जो खेती थी वो क्या थी, पिछड़ी हुई थी, कहने का मतलब। स्टैग्नेशन का मतलब गतिहीन, निष्क्रिय। गतिहीन का मतलब जिसके अंदर मूवमेंट ना हो। एक पॉइंट और रहेगा इसके अंदर, फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। खेती के जो व्यापारीकरण के ऊपर बल दिया गया। खेती के व्यापारीकरण का मतलब क्या हो गया, कृषि का व्यापार में बेचने के लिए पैदावार करना, कृषि के अंदर उन फसलों का उत्पादन करना ज़्यादा से ज़्यादा जिनसे जो व्यापार में सहायक हो, जो अपने उपभोग के बजाय, मतलब अपने जो हमने यूज़ करना है खाद्यान्न फसलों की बजाय, जो जैसे नील की खेती है ना, चावल गेहूं की बजाय नील की खेती करने पर बल दिया गया। क्योंकि ब्रिटेन में जो कपड़ा था ना, कपड़ा मिल थी, उनके लिए उपभोग करने में, उनका उपयोग करने में नील की यूज होता था, नील की खेती का। तो कह रहा है कि किसानों को लुभाने के लिए अग्रिम भुगतान नील की खेती के लिए दिया जाता था, कि भाई आप इंडिगो नील की खेती करेंगे एग्रीकल्चर, तो क्या होगा, आपको एडवांस जो है पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन जब उन्हें अपने स्वभोग के लिए उत्पादन करना था उस समय उनको पेमेंट नहीं दी जाती थी। और उन्हें अपने लिए जो अनाज खाद्यान्न जो है, फसलें, ग्रेन क्रॉप्स जो है वो खरीदनी पड़ती थी बाजार से, उनके पास पैसा भी नहीं था, जिससे वो क्या हो गया, ऋणग्रस्तता बढ़ती चली गई, उनकी क्रेडिट वर्थिनेस, ऋणग्रस्तता बढ़ती चली गई। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसान कर्जे में डूब गए और खेती जो है ना वो क्या हो गई, गतिहीन हो गई। यदि हम ब्रीफ रूप में बात करें तो आज़ादी के समय भारतीय खेती पिछड़ी व गतिहीन हो गई। उसके बाद आता है अपना पॉइंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। औद्योगिक क्षेत्र कैसा था आज़ादी के समय, अपना ये चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर ही सारी चीज़ें हैं कि आज़ादी के समय हमारा भाई कृषि कैसी थी, विदेशी व्यापार कैसा था, औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, ये सभी पॉइंट चल रहे हैं। तो इसी सीरीज में अपना अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र कैसा था। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, क्या कर दिया, राज्य की पक्षपातपूर्ण दर प्रणाली। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब पक्षपातपूर्ण, मतलब भेदभावपूर्ण, मतलब उद्योग क्षेत्र का गमन जो है ना ब्रिटिश शासन के दौरान, 2 बिंदुओं से हम समझ सकते हैं, 2 पॉइंट से। कौन से हैं, कि जो वर्ल्ड फेमस थी हमारी हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प उद्योग था, उसका क्या हो गया, पतन हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि जो ये भेदभावपूर्ण दर प्रणाली थी ना, इसके कारण। और दूसरा पॉइंट था विनियोग अवसर की कमी के कारण, मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी उनकी कमी थी, जिनके कारण क्या हो गया, आधुनिक उद्योगों को निराशाजनक वृद्धि मिली। अंग्रेजी शासन से पहले भारतीय जो है ना, ये जो हैंडीक्राफ्ट थे, हस्तशिल्प थे, ये अपनी गुणवत्ता के कारण वर्ल्ड फेमस थे, विश्व प्रसिद्ध थे, ये इतने अच्छे मतलब बनाते थे ये प्रोडक्ट्स। लेकिन अंग्रेजों ने इसका नाश कर दिया पूरी तरीके से। अब उसके पॉइंट कौन कौन से, सबसे पहला है हमारा जो ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, राज्य की पक्षपातपूर्ण प्रणाली, दर प्रणाली। कच्चे माल का स्रोत व तैयार माल के लिए बनाया गया बाजार, कच्चे माल का कर मुक्त निर्यात,
मतलब रॉ मटेरियल के का तो सोर्स बना दिया इसको कि यहाँ से रॉ मटेरियल हम लेके जाएंगे और अपना जो तैयार माल होगा अंग्रेजों के ब्रिटेन के अंदर उसके लिए यहाँ उस माल को यहाँ पर बेचेंगे। तो विदेशी माल का जो है ना कर मुक्त आयात कर दिया। कच्चा माल यहाँ से जाएगा ड्यूटी फ्री जाएगा, टैक्स फ्री जाएगा, जो एक्सपोर्ट होगा निर्यात होगा, और जो वहाँ से इंपोर्ट होगा वो भी ड्यूटी फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप क्या हो गया, भारतीय बाजार में गिरावट आ गई और जो हैंडीक्राफ्ट था उसका क्या हो गया, नाश हो गया। परिणाम ये निकला कहने का मतलब। सेकंड पॉइंट है अपना डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, मतलब जो शाही मामले थे ना उनकी अनदेखी, शाही मामलों की अनदेखी। अंग्रेजों से पहले जो है ना नवाब राजा राजकुमार ये जो थे देश के अंदर ये शासन करते थे, वे भारतीय हस्तशिल्प के नियमित ग्राहक थे। मतलब जो भारत के हस्तशिल्प जो कला थी, हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स थे उनके रेगुलर वो थे, कस्टमर थे वो, क्योंकि वर्ल्ड फेमस थे वे। और अंग्रेज़ों के आने से शाही राजा जो शाही राजपन था वो समाप्त हो गया, और जिसके कारण जब वो राजा नवाब नहीं रहे तो वो प्रोडक्ट भी कहाँ से परचेज करेंगे। थर्ड पॉइंट है अपना कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, मतलब मशीनों से जो उत्पाद बनते थे उनके अंदर कंपटीशन होने लग गया। अब मशीनों से माल तैयार होगा तो क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी, कम लागत पर तैयार हो जाएंगे वो। और भारत में जो है ना अच्छी उसकी कंपटीशन हो गई, मशीन वाले जो प्रोडक्ट थे वो अच्छे भी बनते थे, गुणों में भी मतलब बिल्कुल एक्यूरेट लगते थे अच्छे वो। तो प्रतियोगिता से क्या हो गया, भारतीयों ने इस चीज़ को छोड़ना पड़ा कहने का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, मांग का नया प्रारूप, नया नमूना, नया तरीका। कि ब्रिटिश संस्कृति ने के प्रभाव के कारण भारत में एक नए वर्ग की उत्सुकता से जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल था उसको चाहने लगा था हर इंडियन। इस प्रक्रिया में भारतीय उद्योगों का क्या हो गया, पतन हो गया, उनका नई मांग का नया तरीका हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट अपना भारत के अंदर रेलवे का आगमन का परिचय। भारत के अंदर रेल का क्या हो गया, रेल के आने से जो ब्रिटिश के कम लागत जो सस्ते उत्पाद थे उनका बाजार का फैलाव हो गया और भारतीय उद्योगों को सिकुड़ना शुरू हो गया। क्योंकि देखो जब वो सस्ते प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे प्रोडक्ट की मांग कम हो जाएगी। हम छोटे रूप में बात करके चलें तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को शोषणात्मक बाजार में बदल दिया, मतलब उसका एक्सप्लोटेशन किया, और उस प्रक्रिया में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पूर्ण रूप से क्या हो गए, नष्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसी के अंदर जैसे ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, आधुनिक उद्योगों की जो निराशाजनक वृद्धि। मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब ग्रोथ कैसी होगी, ब्लीक, निराशाजनक। कि जो अंग्रेजी शासन था ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक उद्योगों ने एक निराशाजनक वृद्धि देखी गई। 19वीं शताब्दी में के अगले आधे में, मतलब सेकंड हाफ के अंदर, मतलब 1950 के बाद में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दिया, जिसके ऑब्जर्वेशन के लिए हम ये कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। कि जैसे कुछ उद्योग, पहला पॉइंट हो गया सम इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेज। ये एंटरप्राइजेज शॉर्ट रूप में लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ उद्योग जो है ना निजी उपक्रम द्वारा स्थापित किए गए। फॉर एग्जांपल की बात करके चलें तो लोहा स्टील उद्योग, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील, ये 1907 में फाउंडेड किया गया। चीनी उद्योग, सीमेंट, कागज उद्योग, ये सारे के सारे फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार के कारण, जो वैश्विक दुर्लभता के कारण भी इनको स्थापित किया गया, जो वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी थी उसके कारण भी। फिर वो कह रहा है कि राज्यों की सहभागिता आधुनिक औद्योगिकरण की प्रक्रिया में बहुत कम थी। जो हमारे राज्य थे उनकी सहभागिता, पार्टिसिपेशन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर की प्रोसेस में बहुत कम हमारा उद्योग वो था, शेयर था। और इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे उनके लिए जो बाजार का आकार हुआ वो बहुत क्या था, वो वहीं तक सीमित थे। इनमें रेलवे, बिजली उत्पादन, जो पोर्ट्स, बंदरगाह, इनका डेवलपमेंट, संचार के साधन, कम्युनिकेशन के जो साधन थे वो। और फिर हो गया हमारा स्टेट पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन लिमिटेड। नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मतलब पूंजीगत वस्तुओं का कुछ नहीं था, पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग का काम नहीं था, जैसे प्लांट, मशीनरी, इनके अभाव में भारत में औद्योगिकरण एक तरफा हो गया। फिर कह रहा है कि फॉलोइंग 4 पॉइंट्स, ये कुछ 4 पॉइंट हैं जो डिस्क्राइब क्या करते हैं, इट्स बैकवर्डनेस एंड लिमिटेड ग्रोथ,
इसकी बैकवर्डनेस और लिमिटेड ग्रोथ, पिछड़ेपन की और सीमित संवर्धी के। तो पहला पॉइंट इसके अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हस्तशिल्प जो था, वो हस्तशिल्प जो था उसका कर प्रणाली, उसका प्रणालीबद्ध तरीके से मतलब सिस्टमेटिक तरीके से नष्ट कर दिया उसको अंग्रेजों के द्वारा। जो डिस्क्रिमिनेटरी, हमने अभी यह पॉइंट पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, जो भेदभावपूर्ण दर प्रणाली अपनाई उसके कारण उसका क्या हो गया, पतन हो गया। और मॉडर्न इंडस्ट्री शोड ए ब्लीक एक्सपेंशन, एक निराशाजनक विस्तार किया गया। आधुनिक उद्योगों का निराशाजनक विस्तार, मतलब रेलवे के विस्तार ने इसे क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जो पूंजीगत औद्योगिक वस्तुएं थी उनका भी लगभग क्या हो गया, वो भी समाप्ति के कगार पर पहुंच गई। और लास्ट पॉइंट अपना, व्हाइल हैंडीक्राफ्ट वर डिकेइंग देन मॉडर्न इंडस्ट्री इन द इन्फेंट स्टेज, मतलब हस्तशिल्प उद्योग जब समाप्ति की दर पर था ना, तब आधुनिक उद्योग क्या थे, शैशव अवस्था में था, उनका शुरुआत हो रहा था। और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण को दर्शाता है। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के दौरान विदेशी व्यापार कैसा था। विदेशी व्यापार का मतलब विदेशों में जो व्यापार करते थे, एक देश दूसरे देश के साथ में जो व्यापार करता है। ये कह रहा है कि प्राचीन समय में, पुराने समय में भारत ने जो है ना महानता हासिल की थी विदेशी व्यापार के अंदर, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उसे भी समाप्त कर दिया। एग्जाम्पल की हम बात करके चले तो जैसे सूती, रेशम, कपड़ा मिलें, जो लो वस्तुएं, लकड़ी की बनी वस्तुएं, हाथी दांत, कीमती पत्थर, इन सब के लिए क्या है, भारत प्रसिद्ध निर्यातक था। लेकिन अंग्रेजों ने कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना दिया। ये दोनों पॉइंट्स लास्ट तक हमने याद करने हैं। दोनों पॉइंट्स क्या, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये सब पक्षपाती दर प्रणाली ने संभव कर दिया। पक्षपाती दर प्रणाली, वही डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। आज़ादी के समय भारत का विदेशी व्यापार निम्न प्रकार से था। कैसे था भाई, कि प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक, इंडिया जो है ना प्राइमरी गुड्स का क्या था, निर्यातक था, एक्सपोर्टर था, और तैयार माल का आयातक था। सेकंड पॉइंट है कि मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, भारतीय विदेशी व्यापार का क्या है, एकाधिकार नियंत्रण। कि अंग्रेजी शासन के दौरान देश के आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार नियंत्रण में आ गए। कैसे आ गए, कि भारत का विदेशी व्यापार 50% से ज़्यादा ब्रिटेन से सीधा होता था। भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता था ना, उसका 50% जो था वो किसके साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ होता था। और कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का तो एक्सपोर्टर, और फिनिश गुड्स का इम्पोर्टर, ये ब्रिटेन के लिए प्रसिद्ध हो गया। ये सभी पिछड़ेपन की विशेषताएं होती हैं, पिछड़ी अर्थव्यवस्था की। उसके बाद कह रहा है कि ये सरप्लस ट्रेड ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश, कि जो व्यापार आधिक्य भी मिला, हम बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष विषयों के साथ जो हमने व्यापार किया उसमें सरप्लस में भी गए, लेकिन वो फायदा किसको हुआ, केवल 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 ब्रिटिशर्स को हुआ। हमने निर्यात अधिक तो किए, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं मिला। कि प्राइमरी जो गुड्स थी हमारी, उनको उनका निर्यातक आधिक्य बना दिया। और यदि हम एक्सपोर्टर ज़्यादा उनके, और जो रॉ मटेरियल था उनका तो हम एक्सपोर्टर बना दिया, फिनिश गुड्स का हमें क्या बना दिया, इंपोर्टर बना दिया। और जो देश की समृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रयोग किया गया, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रशासनिक खर्चे को पूरा करने के लिए, युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए। कहने का मतलब, जो ये आधिक्य आया, व्यापार से हमारा सरप्लस में तो आया, इट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए, इंपोर्ट कम हुए, लेकिन वो जो बेनिफिट था वो देश हित में ना लाकर ब्रिटिश सरकार ने अपने खर्चों के लिए, अपने जो युद्ध के लिए या जो प्रशासनिक खर्चे थे उनकी पूर्ति के लिए तैयार किया गया वो खर्चा। इन दो कारणों से अधिकतर संपत्ति भारत से निकाल ली गई। ड्रेन, वेल्थ ड्रेन हो गया इंडिया से, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था से पिछड़ेपन के कई गुना कर दिया। तो यहाँ तक अपने ये 4-5 पॉइंट हो गए हैं। इन सब को आपने ध्यान से रीड करना है, समझना है, कुछ नहीं आए तो डिस्कस करना है। अभी फर्स्ट चैप्टर अपना नियर कंप्लीशन है, 2-3 पॉइंट्स और रह गए हेडिंग, उनका भी डिस्कशन करेंगे। फिर इस फर्स्ट चैप्टर को हमने क्या करना है, रिवाइज करना है ठीक तरीके से, नोट डाउन भी करना है। कुछ समझना है तो आपने क्या करना है, मतलब मैसेज वैसेज करके, और आपने रिप्लाई देना है कि सर ये समझ नहीं आया, ये हमने डिस्कस करना है। थैंक यू।